नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम लोग विद्युत के बारे में जानेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में जो चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर सीधे सीधे चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छे से जानेंगे। इस वीडियो में इस तरह से क्वेश्चनों को लिया गया है कि इससे कोई क्वेश्चन भी बाहर ना जा पाए, ठीक है ना। आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेंगे तो लगभग लगभग पूरा चैप्टर इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है नहीं। विद्युत धारा। विद्युत धारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, भी आई लगा लेंगे इसे, ठीक है। किसी चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की दर को, कोई चालक है जिसमें प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं, जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उसकी दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आई से विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं। क्यू जो होता है वो आवेश होता है। एकांक सेकंड मतलब समय नीचे आ जाएगा, तो एकांक सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उसे उसको विद्युत धारा कहते हैं। उस चालक की क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा राशि कैसी है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये राशि कैसी हो जाएगी? अदिश राशि। यदि किसी परिपथ में n इलेक्ट्रॉन t सेकंड में प्रवाहित होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश e होगा, तो कुल आवेश कितना होगा? तो Q बराबर कुल आवेश क्या हो जाएगा? क्योंकि n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो n की गुणा e से कर देंगे, ठीक है नहीं। तो कुल आवेश हो जाएगा Q बराबर Ne। ये यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, जबकि n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है, ठीक है। I बराबर Q अपॉन टी रखने पर, अगर I का मान हम Q अपॉन टी रख देंगे तो Q बराबर आई टी हो जाएगा। तो यहाँ पर Q बराबर आई टी हो जाएगा, तो Q का मान रख देते हैं आई टी, आई इंटू टी, ठीक है। एन गुणा ई, दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र, ये सारी की सारी डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दो नंबर में डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है सीधे सीधे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का अदृश्य क्षेत्र, मतलब दिखाई नहीं देता है ये क्षेत्र, जो किसी आवेश के चारों ओर का अदृश्य क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। जैसे कोई चालक है ये, इसमें जब आवेश होता है उसके चारों ओर जहां तक आवेश का आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, अनुभव होता है, उसका उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि विद्युत क्षेत्र देखिए, अगर यहाँ तक किसी भी चालक का, इस बाउंड्री में किसी भी चालक का आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है तो क्या हो जाएगा? उसका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रति इकाई आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल की माप होता है। इसे ई द्वारा व्यक्त किया जाता है या निरूपित किया जाता है, ठीक है। अगला है विद्युत विभव। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एकांक धनावेश को अनंत से, मतलब एकांक जो धनावेश होता है वो उसी को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। जैसे कोई भी आवेश है, अब अनंत से आ रहा है, पता नहीं कहां से, जैसे विद्युत आपके घर में कहीं भी सामान्यतः बिजली आती है, कहाँ से आ रही है पता नहीं, अनंत मान लेंगे, जहाँ पता नहीं होता उसे एक अनंत मान लिया जाता है। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, एकांक आवेश को, ठीक है नहीं, जो कार्य किया जाता है तो W कार्य हो जाएगा, यहाँ पर Q आवेश हो जाएगा। W बराबर कार्य और Q यहाँ पर आवेश है, ठीक है। और V तो है ही क्या? विद्युत विभव, ठीक है ना। इसका SI मात्रक हो जाएगा वोल्ट
इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक वोल्ट हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। या दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? जैसे W का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है? और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है? तो जूल प्रति कूलाम भी हो जाएगा इसका, ठीक है? आगे देखते हैं संबंध। ये याद कर लेंगे आप, क्योंकि 1 नंबर में वो सीधे-सीधे पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि 1 मिलीवोल्ट में कितना वोल्ट होता है? तो 1 मिलीवोल्ट में 10 की घात -3 वोल्ट होता है। 1 माइक्रोवोल्ट में 10 की घात -6 वोल्ट होता है। जबकि 1 किलो वोल्ट में 10 की घात +3 वोल्ट होता है। मतलब यहाँ पर माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा, ठीक है नहीं? किलो जो किलो बड़ी राशि होती है, उससे छोटी राशि में जाएँगे तो प्लस में रहता है, और जबकि छोटी राशि से बड़ी राशि में जाते हैं तो माइनस में होता है। जैसे मिली छोटी राशि है और वोल्ट बड़ी राशि है, ठीक है? 1 मेगा वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं? 10 की घात 6 होते हैं, ठीक है? ये सब याद कर लेंगे। ओम का नियम, इस पे लगाएँगे वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है नहीं? लगभग ये प्रत्येक साल एग्ज़ामिनर पूछता है इस क्वेश्चन को, ठीक है? किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर में संबंध को जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिपादित किया। इसलिए इनको नाम पर, ओम के नाम पर ही इसका नियम ओम रख दिया गया उनके सम्मान में, ताकि उन्हें के नाम को भी याद रखा जाए, ठीक है? ओम ने इसका प्रतिपादन किया, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम जो रखा गया वो ओम का नियम रखा गया, ठीक है? अतः इनके नाम के अनुसार इसे ओम का नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार ये डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप व दाब अपरिवर्तित रहे, मतलब ना तो लंबाई किसी चालक की, जैसे कोई चालक है 2 मीटर का चालक है तो उसकी 2 मीटर ही लंबाई रहे, ना घटे ना बढ़े, ठीक है? नहीं, ऐसी ताप, अगर तापमान इतने तापमान पर रखा गया है कोई चालक तो उसका तापमान भी स्थिर रहे, बढ़े ना घटे, ना दाब, दाब भी स्थिर रहे, ठीक है? तो उसके सिरों के बीच विभवांतर बी उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। विभवांतर को बी से प्रदर्शित करते हैं और आई को धारा को आई से, ठीक है? तो बी जो होता है वो आई का समानुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है? तो ये आ जाएगा, ठीक है? देखिए समान अनुक्रमानुपाती है, समान क्रमानुपाती का चिन्ह सिंबल एक जैसा रहता है। जब अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा तो कोई कांस्टेंट राशि निकल कर आती है, तो B बराबर आर आई, आर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट राशि हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है? प्रतिरोध बोला जाता है, ठीक है? किसी चालक के बीच किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियम से आप देख सकते हैं इस तरह से इसे, आर यहाँ एक नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे जैसे आई जो है वो आर के गुणा में है। अब आर की वैल्यू लिखा रहेंगे तो जो गुणा की चीज जो होती है वो बटे में जाती है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर बी अपॉन आई, ठीक है? ये किसका आ गया? फॉर्मूला वन के विद्युत प्रतिरोध का आ गया, ठीक है नहीं? जहां पर आर का नियतांक का ये मान निकाल सकते हैं इससे। विद्युत प्रतिरोध आर का मान चालक के आकार, पदार्थ और उसके ताप पर निर्भर करता है, ठीक है? ये याद कर लेंगे किस किस पर निर्भर करता है? आकार, पदार्थ और उसके ताप पर निर्भर करता है, ठीक है नहीं? पदार्थ की प्रकृति हो गई, ठीक है? ये देख सकते हैं। अगला है, हम देखेंगे अब किसको? विद्युत प्रतिरोध को, ठीक है? यहाँ पे हेडिंग डालना भूल गया है, तो विद्युत प्रतिरोध आप समझ लेंगे, ये विद्युत प्रतिरोध देख रहे हैं तो विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा हो जाएगी किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, मतलब विद्युत धारा बहती है और उसे रोकने की कोशिश करता है, तो चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है?
जो विद्युत धारा होती है उसमें बाधा उत्पन्न करना, उसे रोकना, ठीक है नहीं? इसका कार्य होता है। अगर विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ता है, किसका? विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, या धारा का मान बढ़ता है मतलब I का मान अगर बढ़ता है तो R का मान क्या होगा? घटेगा, मतलब कम होगा, ठीक है नहीं? सही है, मैं ये ऊपर को लगा रहा हूँ तीर का निशान, मतलब इसका मतलब वो बढ़ता है, और नीचे को लगाया जाता है मतलब डाउन होता है, कम होता है, ठीक है नहीं? तो इसे निकाल सकते हैं, ठीक है? देखिए सामान्यतः आप देखे होंगे जैसे पंखे में जो रेगुलेटर यूज होता है वो एक तरह से विद्युत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। तो रेगुलेटर को घुमाने पर प्रतिरोधकता कम होती है तो स्पीड बढ़ जाती है पंखे की, और प्रतिरोधकता अधिक होती है तो स्पीड कम हो जाती है, ठीक है नहीं? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक देखेंगे, बी का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। मैंने अभी आपको बताया था विद्युत विभव में बी का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, तो वोल्ट रख दिया यहाँ पर, ठीक है? और आई का मात्रक एम्पियर होता है। तो एक मात्रक तो इसका हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, और दूसरा मात्रक हो जाएगा इसका ओम। ओम का जो सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है ना? जैसे मान के चलो जैसे किसी व्यक्ति या किसी जैसे कटी हुई गर्दन की तरह दिखाई देता है, सिर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकों की उपयोगिता मतलब ये किस-किस में उपयोग किया जाता है? नंबर 1 धारा के नियंत्रण में, नंबर 2 विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में। देखो, धारा के नियंत्रण में कैसे किया जाता है? जैसे कि मैंने अभी पंखा बताया, पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है? वो किसके कारण होता है? विद्युत प्रतिरोध के कारण। जैसे रेगुलेटर होता है उसमें प्रतिरोधक का कार्य करता है। रेगुलेटर घुमाने से जैसे बढ़ाएँगे हम तो धारा ज़्यादा बहने लगती है और पंखे की स्पीड बढ़ जाती है, जबकि प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला देखेंगे जैसे विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण मतलब ऊर्जा, जैसे इस्त्री मतलब प्रेस देखे होंगे, जो कपड़े पे प्रेस की जाती है, हीटर देखे होंगे, उसमें क्या है? उसमें भी एक रेगुलेटर टाइप का एक प्लग लगा होता है, जिसे कम या ज़्यादा करने से प्रतिरोध के मान को अधिक या कम किया जाता है। प्रतिरोध का मान अधिक होता है तो विद्युत धारा कम बहेगी और फिर कम गर्म होगी इस्त्री, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मतलब चालक का प्रतिरोध जो होता है वो किस-किस कारक पर निर्भर करता है? नंबर 1 तार की लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है? तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर निर्भर करता है। नंबर 2 तार की मोटाई पर निर्भर करता है, ठीक है? किसी चालक का तार प्रतिरोध की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा, ठीक है? मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे जैसे लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबे तार के द्वारा लेके जाया जाए तो उतनी धारा का मान घटता चला जाता है, जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है नहीं? सही है, और तार कम होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, जिससे धारा ज़्यादा बहेगी। नंबर 2 तार मोटा, अगर किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, ठीक है नहीं? जैसे अनुपात में रहता है। तो तार की अगर मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान कम होगा। मतलब एक तार पतला है और दूसरा तार मोटा है, ठीक है नहीं? अगर ये तार मोटा कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तार का मोटा तार है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, और प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा ज़्यादा बहेगी, ठीक है नहीं? तो धारा क्या होगी? ज़्यादा बहेगी। तो इसका कंक्लूजन जो निकल का है वो यह है, तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा और विद्युत धारा उतनी ज़्यादा प्रवाहित होगी, ठीक है नहीं? नंबर 3 तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, ठीक है नहीं? यदि विभिन्न पदार्थ के तार के समान लंबाई व समान मोटाई के बीच खींचे जाएँ तो उनके प्रतिरोध भिन्न-भिन्न होते हैं। जैसे चांदी का अलग प्रतिरोध होगा, तांबे का अलग होगा और आयरन का अलग होगा। इन सब का प्रतिरोध अलग-अलग होता है। सही है?
इसीलिए जो चांदी जो होती है वो सबसे अच्छी चालक होती है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक जो होती है चालक, वो चांदी होती है, ठीक है? क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध करेंगे, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है? किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः यदि किसी तार की लंबाई L हो तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो उस तार का प्रतिरोध निम्न होगा। जैसे नंबर 1 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अनुपात में आ जाएगा एरिया, ठीक है? ए फॉर एरिया हो गया। नंबर 2 जबकि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है? समीकरण को दोनों को मिलाने पर R बराबर L अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है? ये चिन्ह आ जाएगा, ठीक है? जब ये चिन्ह हटेगा तो ये एक सिंबल आ जाता है, ठीक है नहीं? जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर ये बराबर एक लाइन और बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पर जो हो जाएगा, ये होने के बाद ये यहीं पे कर देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, ये बराबर का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध को बताता है या दर्शाता है, ठीक है? इसका विशिष्ट प्रतिरोध को इस तरह से लिख सकते हैं, R इंटू ए अपॉन एल। ये विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? प्रतिरोधकों के निकायों का प्रतिरोध, मतलब जो प्रतिरोध जो होते हैं दो या दो से अधिक, उन सबको मिलाकर एक निकाय प्रतिरोध बनाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम में समायोजन, समांतर क्रम में समायोजन, ठीक है? तो दोनों को देखेंगे अच्छे से हम, लेकिन इससे पहले हम बता दें ये जो है दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मतलब ये मान के चलिए लगभग आना इनका तय है, ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे लगा लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है नहीं? दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? इसे अच्छे से आप याद कर लेंगे। नंबर 1 देखते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होता है? जैसे प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए इस तरह से देख सकते हैं। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ दिया जाता है, ठीक है? फिर दूसरे सिरे का दूसरा सिरा और तीसरे सिरे का पहला सिरा आपस में जोड़ दिए जाते हैं। फिर तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दोनों को एक विद्युत सेल द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है नहीं? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है? आप डेफिनेशन देख सकते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में समायोजन इस प्रकार होता है कि प्रतिरोधों को क्रमशः जोड़ा जाए, अर्थात किसी एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से तथा इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ रहे। ये संयोजन चित्र में भी दर्शाया गया है। इसमें R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सेल जिसका कुल विभवांतर V है से जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का मान निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इन तीनों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जैसे पहले का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा आपस में जोड़ दिया, दूसरे का दूसरा सिरा और तीसरे का पहला सिरा आपस में जोड़ दिया, और फिर पहले सिरे का पहला सिरा और तीसरे सिरे का दूसरा सिरा, इन दोनों को बी विभवांतर के विद्युत सेल से जोड़ दिया जाता है, ठीक है? तब इनमें धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना? यहाँ पर कुंजी लगा सकते हैं हम एक, जिससे क्या होगा, स्विच को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने से रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है नहीं? जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ होती है, मतलब धन सिरे से इधर से बहती हुई जाएगी और इधर के लिए आ जाएगी, ठीक है ना? धन सिरे से ऋण सिरे के बीच में होती है। माना प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या है? B1, B2, B3 है।
मतलब R1 पर V1 विभवांतर है, R2 पर V2 विभवांतर है, R3 पर V3 विभवांतर है। तब ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम मैंने बताया था आपको, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, ये ओम का नियम बोलता है। मतलब V जो होता है वो I के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है नहीं। चलिए, तो ये यहाँ पर जो है तीनों जगह हम ओम का नियम लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 बराबर आई आर वन, आई जो होगी वो हर जगह क्या होगा, समान होगा, ठीक है नहीं। आई एकदम जा रहा है, देखो पहले प्रतिरोध से होता हुआ जाएगा, फिर दूसरे प्रतिरोध, फिर तीसरे में, तो आई का मान समान रहेगा, आई का मान ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है नहीं। यहाँ पर बोल भी सकते हैं जैसे श्रेणी क्रम में जो है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। एक नंबर का क्वेश्चन है, इसे याद कर लेंगे। वो डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि श्रेणी क्रम में कौन सी राशि स्थिर रहती है या समान रहती है, ठीक है नहीं। वो बोल सकता है प्रतिरोध समान रहता है क्या, विभवांतर समान रहता है क्या, या विद्युत धारा समान रहती है, ठीक है। इन सब चीजों को ऑप्शन में दे देगा, तो आपको पहचान लेना है धारा समान रहती है, ठीक है। जैसे पहले वाले सिरे पर B1 बराबर आई आर वन हो जाएगा, दूसरे वाले पर B2 बराबर आई आर टू हो जाएगा, तीसरे पर B3 बराबर आई आर थ्री हो जाएगा। अब ये B जो है यहाँ पर, ये समीकरण 1, 2, समीकरण 3 मान लीजिए। अब B जो है कुल विभवांतर जो होगा तीनों का योग करके आ जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, तीनों विभवांतरों का योग कुल विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। जैसे B1 प्लस B2 प्लस B3। अब यहाँ पर हम B1 का मान रख देंगे, B2 का मान रख देंगे, B3 का रख देंगे। B1 का मान कितना है, आई आर वन, प्लस B2 का मान आई आर टू, प्लस B3 का मान आई आर थ्री। अब इन तीनों में कौन सी राशि सेम दिखाई दे रही है, मतलब देखिए R तो सेम है नहीं, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है, लेकिन I क्या है, समान राशि है। तो I को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, मतलब कॉमन राशि को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, B का मान क्या है, B का मान आई आर है यहाँ पर, तो B का मान रख देंगे I इंटू आर, ठीक है। तो I से I कट जाएगा, तो R बराबर क्या बटा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये बचा है, यहाँ पर ये निकल के आ गया तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया। तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है, तीनों प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। तो ये देख सकते हैं आप, सही है, इससे गणितीय ये इस तरह से देख सकते हैं, ये निकल के आ जाएगा, यहाँ से आई कट जाएगा, मैंने करके दिखाया था अभी आपको ऊपर, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अतः श्रेणी क्रम में समायोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो है उसके योग के बराबर होता है, ठीक है, इतना जान लीजिए, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं समांतर क्रम में समायोजन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम में क्या होता है, तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को आपस में जोड़ दिया जाता है, दूसरे सिरों को भी आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए R1, R2 और R3, इन तीनों का पहला सिरा, ठीक है, इन्हें सबको एक बिंदु पर आपस में जोड़ दिया जाता है, बिंदु ए पर जोड़ देंगे, ठीक है नहीं। जबकि R1, R2, R3 का मतलब ये दूसरा सिरा हो गया इनका, ये कौन सा सिरा हो गया, दूसरा सिरा, इन तीनों को भी आपस में जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर बी बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर ए पर, ठीक है नहीं, जोड़ दिया जाता है। फिर इन तीनों सिरों को जब आपस में एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, उन दोनों बिंदु को, जैसे ए को और बी को, एक बी विभवांतर के विद्युत सेल से जोड़ दिया जाता है, तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा जो है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है, मतलब ये धन सिरा है तो इधर से इधर की ओर प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे
एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे अन्य बिंदु पर जुड़े होते हैं। इन दोनों सिरों के बीच बैटरी या सेल को जोड़ दिया जाता है, ठीक है नहीं? जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जोड़ दिया। यहाँ पे ये जो है बंद कुंजी है, ठीक है नहीं? ये क्या है? बंद कुंजी है, ठीक है नहीं? तो इससे हम कुंजी को चालू भी कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है नहीं? माना प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, मतलब इनमें प्रतिरोध क्या है? R1, R2, R3, ठीक है ना? और धारा क्या है? क्रमशः I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही है। देखिए आप एक चीज देखेंगे इसमें, ये धारा है, धारा यहाँ तक गई, यहाँ पर समान रहेगी। अब क्या है? वो तीनों भागों में डिवाइड हो जाएगी, जैसा I1, I2 और I3 में, ठीक है नहीं? जबकि इसमें कौन सी राशि कांस्टेंट रहेगी? बी, विभवांतर जो है वो समान रहेगा। इसमें विभवांतर क्या रहता है? समांतर क्रम में विभवांतर जो है वो समान रहता है। अच्छा, श्रेणी क्रम में मैंने अभी बताया था, कमेंट बॉक्स में करके बताइए श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, ठीक है? जल्दी बताइए, ठीक है? और ये भी याद कर लेंगे, समांतर क्रम में क्या समान रहता है? समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, मतलब बी क्या होता है? समान रहता है, ठीक है? चलिए, देखिए R1, R2 और R3 जो है वो प्रतिरोध हैं, जबकि I1, I2 विद्युत धारा हैं, जो तीनों में समान रूप से डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना? प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बिंदु बी पर जाकर मिलकर धारा I बनाती है। देखिए यहाँ से निकल के गई, फिर यहाँ पे ये समान रूप से एक बिंदु बी पर जाके उसमें मिल जाती है, जहां पर धारा I बना देती है, मतलब I से निकली और I बाद में बना दिया है इसने, ठीक है? तो बिंदु ए पर तीनों 3 भागों में विभाजित हो जाती है। ये बिंदु ए पर देखो 3 भागों में विभाजित हो गई, तो I का कुल योग क्या हो जाएगा? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब तीनों धाराओं का योग ही तो I होगा या नहीं होगा? I ही होगा, क्योंकि I जो है वो तीनों भागों में विभाजित हो गया, ठीक है ना भाई? लेकिन इन तीनों का योग करेंगे तो वो I के कुल योग के बराबर ही आएगा, ठीक है? जैसे I बराबर I1, ये 1 इधर रहेगा, इस पर नहीं लगा, I1, I2 प्लस I3, ठीक है नहीं? माना बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर बी है, तो प्रत्येक प्रतिरोध ए और बी के मध्य जुड़ा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर भी बी होगा। तब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या बताया गया? ओम का नियम अभी मैंने बताया था, बी बराबर क्या होता है? आई आर होता है ओम के नियम से, ठीक है नहीं? बी बराबर आई आर होता है। अब यहाँ पे बी तो कांस्टेंट राशि है, हमें आई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि I1, I2, I3, I3 है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? बी अपॉन आर, ठीक है? ये आई बराबर बी अपॉन आर हो गया। लेकिन अगर I1 बराबर देखा जाए तो बी अपॉन R1 हो जाएगा, ठीक है? और I2 बराबर बी अपॉन R2 हो जाएगा, ठीक है नहीं? I3 I3 बराबर बी अपॉन R3 हो जाएगा, ठीक है नहीं? क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर R1 है, जैसा I1 बराबर, जैसा I जो 1 है वो कौन से प्रतिरोध के माध्यम से बह रही है? R1 वाले से, ठीक है नहीं? तो इसमें R1 हो जाएगा, इसमें R2 I2 R2 के संगत है, I3 R3 के संगत है, तो इस तरह से देख लेंगे, ठीक है नहीं? अब कुल धारा I बराबर I1 I2, तो इन तीनों का मान I1 I2 और I3, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं I1 बराबर बी अपॉन R1, ठीक है नहीं? I2 बराबर बी अपॉन R2, I3 बराबर बी अपॉन R3, इन तीनों का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा? बी अपॉन R1, बी अपॉन R2, बी अपॉन R3, ठीक है नहीं? अब बताइए इनमें समान राशि कौन है? क्या R1 R2 R3 है? नहीं, ये तो अलग-अलग हैं। ये R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है, तो B जो है वो समान राशि है, तो B को यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ठीक है नहीं? निकाल लेंगे बाहर, तो B यहाँ से बाहर निकल आया, ठीक है नहीं? B को यहाँ से बाहर निकाल लिया, ठीक है? B को यहाँ से बाहर निकाल लिया, ठीक है? तो ये B आ गया बाहर, ठीक है? यहाँ पर भी समान है तीनों जगह, तो इसे कॉमन कर लिया, बाहर आ गया निकल के, ठीक है? तो बी बाहर निकल के आ गया, और आई का मान क्या दे रखा है? आई का मान है यहाँ पर बी अपॉन आर,
आई का मान क्या है, बी अपॉन आर, ठीक है। आई का मान हो जाएगा यहाँ पर बी अपॉन आर। तो बी अपॉन आर इसका मान रख देंगे हम। तो बी अपॉन आर मान रख दिया, जैसा आई का मान ये हो गया बी अपॉन आर, हमने समीकरण में रख दिया, ठीक है। कौन सी समीकरण में रख दिया, समीकरण नंबर 3 में रख दिया, ठीक है। रख देंगे। अब बताइए यहाँ पे बराबर से कोई राशि समान है क्या, समान राशि आपस में कट जाती है, ये देखेंगे आप, ये दोनों राशि कट जाएंगी आपस में, ठीक है ना। कट गई। अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास जो बचा है वह बचा है, क्या बचा है, एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री, ठीक है नहीं। ये बचा है। अब ये समीकरण निकल के आ गया, ये समीकरण जो है वो तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया, किसमें, समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला, ठीक है नहीं। इसे याद कर लेंगे, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब जो प्रतिरोध जोड़े गए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, मतलब इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, इन तीनों व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है नहीं, सही है। तो ये आप याद कर लेंगे, फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ सकता है, जबकि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला है, ये याद कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पूछेंगे ये। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग आना तय है। इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेंगे, लिख के देख लेंगे, याद ना हो लिख के देखेंगे, बार बार लिख के देखेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है नहीं। और बाकी कल देखते हैं, इसका मैं पार्ट 2 बना दूंगा, जो भी इम्पोर्टेंट बचा है वो ले लेंगे हम, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस एग्जाम से संबंधित देखना है, ठीक है नहीं, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें, ठीक है नहीं। तो मिलते हैं कल के सेशन में, और जाते जाते इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखें, एक क्वेश्चन मैं देख के जा रहा हूँ, जो समांतर क्रम है, ये लिखना है आपको, एक तो ये इसका जवाब देना है, समांतर क्रम, पहला समांतर क्रम हो गया, दूसरा श्रेणी क्रम में क्या समान होता है। अब आपको बताना है समांतर क्रम में क्या समान होता है और श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, अभी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और शेयर कर दें वीडियो को, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे, और लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल के सेशन में, ठीक है।